हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं, मैं हूं ऋषभ प्रसाद और आपकी मंजिल के सफ़र में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चैप्टर नंबर जो हमारा 4 था, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी कि चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, इसके बारे में हमने जो स्टार्टिंग का टॉपिक था उसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आप सभी का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया है, जिसमें हमने डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात की और आपके बुक में ये 3 डिसेबिलिटीज़ के बारे में दिया गया है जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रीवियसली भी पूछे गए थे, इस बार भी आ सकते हैं। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ और फिजिकल डिसेबिलिटीज़। इसको मैंने पिक्चर के थ्रू आपको अच्छे से समझाया है। अगर किसी को नहीं देखा किसी ने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ को मैंने गजनी के पिक्चर के माध्यम से समझाया था कि उसको इस तरीके की बीमारी थी। उस बीमारी का नाम क्या था आपको जस्ट कमेंट सेक्शन में बताना है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी बताया था और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ कैसे होते हैं इसके बारे में बताया था। सबसे खतरनाक जो होते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ होते हैं, जिसमें लोग अपने इंपॉर्टेंट बातों को ही भूल जाते हैं। कभी कभी अपना नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इस तरीके की बीमारी को कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं, जिसमें हमने अच्छे से चर्चा की। अब देखना है, ये नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये डिसेबिलिटीज़ होते क्यों हैं, कॉज क्या है इनका। ये कॉज को डायरेक्ट आपके 5 नंबर के लिए आपसे पूछा जा सकता है या 3 नंबर्स के लिए कि व्हाट आर द कॉजेज फॉर डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो आपको इसमें लिखना होगा पहला एक्सीडेंट के थ्रू। मैं एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, आप इसको एक्सप्लेन करिए, पूरा मार्क्स मिलेगा। इतना बड़ा वीडियो को लेंथी करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको बहुत टाइम कम है तो आप इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं, 1.5x में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला है एक्सीडेंट के माध्यम से क्या हो सकता है, डिसेबिलिटीज़ हो सकता है। चोट लग गया, आपके ब्रेन में ऐसे कुछ चोट लग गया, इंटरनल ऐसा इंजरी हो गया जो आप चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे हैं, या फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आपको हो गया, चलने जाने, भगवान करे किसी को ना हो बट ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम रियल है। तो ये कॉजेज एक पहला जो है एक्सीडेंट है। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉवर्टी। गरीबी के कारण भी आपको बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ आ जाते हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड्स नहीं मिल पाता है, आपका ब्रेन और बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करता, तो उसके कारण भी कभी कभी डिसेबिलिटीज़ आते हैं। वार के कारण भी होता है, फिजिकल डिसेबिलिटी सबसे ज़्यादा वार में होता है। किसी का पैर कट गया, हाथ कट गया, गोली लग गया, इस तरीके के डिसेबिलिटीज़ वार के थ्रू हो जाते हैं। न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो होते हैं, इससे भी जो रेडिएशन फैलता है, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब आप जो सोचते हैं कि बॉम्ब फटा और आसपास का इलाका जैसे आप पिक्चर में दिखा था उड़ गया, ये तो होता है बट ये बहुत दूर तक नहीं होता है। लेकिन इसका जो रेडिएशन होता है ये बहुत खतरनाक होता है, आसपास के इलाकों को एकदम तहस नहस कर देता है। इसका हवा अगर इधर बह के गया, सोचिए यहाँ से अगर 200 किलोमीटर दूर भी गया और यहाँ पे कुछ लोग आदमी अगर खड़े हैं, इनके अगर अंदर ये चला जाता है तो उनका क्या होगा, लंग्स गल जाएगा, उनके मुख से ब्लीडिंग आने लगेगा और इस तरीके से वो मारा जाएगा। तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो होता है ये एक रेडिएशन फैलता है। इसके धमाका से बहुत लोग नहीं मरते हैं, इसके रेडिएशन से लोग ज़्यादा मरते हैं, इसलिए इसको इतना खतरनाक माना जाता है। ठीक है ना। और सबसे अच्छा जो इसको बचने का तरीका है, बोलते हैं कि आप एक बंद रूम में आ जाइए और उस रूम में बहुत प्याज काट के रख दीजिए। प्याज जो होता है ना, ये क्या करता है, न्यूक्लियर का जो रेडिएशन है उसको कम करने का बहुत काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो प्याज को काट के भी रखा जा सकता है, बट ये लास्ट ऑप्शन रहता है, कुछ ज़्यादा इससे होगा नहीं और आप एक रूम में बंद रह भी नहीं पाएंगे। जैसे ही बस मैं आपको ऐसे ही बताया। पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर, अगर आपको अच्छा हेल्थ नहीं मिलता तो भी आपको डिसेबिलिटीज़ हो सकते हैं। क्या है, बचपन में कोई प्रॉब्लम आ गया, माइनर इंजरीज था बट आपको हेल्थ केयर अच्छा नहीं मिला, उसके वजह से वो मेजर इंजरी हो जाएगा और आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ सकता है, आपको मेंटली प्रॉब्लम आ सकता है। इस तरीके के आपको कॉग्निटिव या डिसेबिलिटीज़ भी हो सकते हैं। इनहेरिटेड डिसेबिलिटीज़ यानी कि कुछ जो होते हैं वो इनहेरिट करते हैं, यानी कि आपका जो जीन्स होता है, आपका DNA होता है, इसमें से ट्रांसफ़र आके आपके पापा मम्मी से आप में आ जाते हैं। सोचो आपके पापा मम्मी में कुछ प्रॉब्लम था तो वो प्रॉब्लम आप में भी हो जाता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स हैं जो हमारे क्या करते हैं, कैरेक्टर को एक से दूसरे में लेके जाते हैं। इसके अंदर ही DNA रहता है, इसके अंदर ही क्या रहता है, DNA रहता है, और DNA के अंदर जीन रहता है। ठीक है ना। इन चीज़ों को हम बाद में समझेंगे, बस आप जस्ट समझ लीजिए क्रोमोसोम ही क्या होता है जो हम लोग को पापा मम्मी से हमें मिलता है, जिसमें से 46 क्रोमोसोम होता है। हम लोग में कितना होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसमें से 46 में से क्या होते हैं, जो पापा मम्मी से हाफ आते हैं हमारे पास 23 करके, और इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए तो हमको डिसेबिलिटीज़ हो सकते हैं। उसके बाद हम इलनेस की बात कर लेते हैं। बीमारी के कारण भी डिसेबिलिटीज़ होता है। मैल न्यूट्रिशन के कारण भी, अगर आपको प्रॉपर खाना नहीं मिलता बचपन में तो भी डिसेबिलिटीज़ हो सकता है। अब देखिए, इतने से मैंने आपको 11-12 पॉइंट दिखा रहा हूँ। इसमें से आपको जो सही लगता है 5 को लिखिए। अगर 3 मार्क्स का आता है तो 3 या 4 लिखिए, काम आपका बन जाएगा। ठीक है। पॉइजनस एंड पेस्टिसाइड्स, कभी कभी पॉइजन्स और पेस्टिसाइड्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों को डिसेबिलिटीज़ हो जाते हैं। मेडिसिन और वैक्सीन, गलत मेडिसिन चला दिया गया या बच्चों को गलत वैक्सीन दे दिया गया तो उससे भी उनका डिसेबिलिटीज़ हो सकता है। या एक्सपायर मेडिसिन दे दिया, बहुत जगहों में देखते होंगे कि केयरलेस की वजह से डॉक्टर और इन लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। डेंजरस वर्किंग कंडीशन, ऐसा कुछ कंडीशन है, आप बिल्डिंग के ऊपर कर रहे हैं बट प्रॉपर आपको वहाँ पे कुछ अच्छे से
चीज़ों को प्रोवाइड नहीं किया गया जो आपके लाइफ को बचाएगा। ठीक है, आप बिल्डिंग में काम करें बट आपको वहाँ पे कुछ मतलब होते ना, जो भी चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि बिल्डिंग में अगर काम करें तो वहाँ पे आपको कमर से लगा होता है बेल्ट, ये सब नहीं है, तो वहाँ से गिरने से भी आपको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आ सकते हैं। तो ये मैंने कॉजेज़ बता दिया। डिसेबिलिटीज़ के बारे में मैंने पहले आपको बताया था अच्छी तरीके से, अब इसके कॉजेज़ के बारे में बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो देखिए, डिसऑर्डर और डिसेबिलिटीज दोनों के बारे में पहले ही आपसे पूछा जा सकता है कि इसके बीच में अंतर क्या है। तो छोटा सा अंतर है, डिसेबिलिटीज जो होता है जिससे पहले हम देखें, ये फिजिकली हो सकता है, ये बचपन से होता है और ये ज़्यादातर परमानेंट होता है। कौन सा? डिसेबिलिटी, जो हमने अभी तक बात किया ये सब परमानेंट होता है, बचपन से हो सकता है और ये फिजिकली होता है। बट जो डिसऑर्डर होते हैं ये ज़्यादातर मैं पक्का नहीं बोल रहा, बट ज़्यादातर ये सब क्या होते हैं, मेंटली होते हैं। ये सब फिजिकली उतना नहीं होता है थोड़ा बहुत, बट ज़्यादातर मेंटली होता है और ये परमानेंट नहीं रहता है। इसको आप मेडिकेशन के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो ये जस्ट स्लाइटली डिफरेंस था डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर में। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अपने कंसेप्ट को क्लियर करिएगा, मैं हर चीज़ को एकदम क्लियर करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब टाइप ऑफ डिसऑर्डर देखते हैं, क्या क्या डिसऑर्डर है यहाँ पे और उसके कॉजेस, नेचर क्या क्या, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला जो डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर आपको दे दिया गया है वो है ADHD। अब ADHD क्या है, इसके नाम आपने कभी पहले सुना भी नहीं होगा, आपके लिए भी कंफ्यूज हुई होगा बहुत सारी चीज़। अब ADHD का मतलब होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, नाम भी अजब टाइप का है। तो इसमें अटेंशन का डिफिसिट हो जाता है, यानी कि आप बच्चे जो कोई भी होंगे, ज़्यादातर ये बच्चे में पाए जाते हैं और बच्चों में भी ये मेल पे ज़्यादा पाए जाते हैं। 10% का चांसेस है कि बच्चे में होंगे और इन 10% में से भी ये चांसेस है कि ये ज़्यादा बॉयज़ को होते हैं। ये बॉयज सब ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होता है। अटेंशन का प्रॉब्लम हो जाता है, टीचर कुछ बोल रहा है तो वो उस चीज़ का अटेंशन नहीं कर पा रहा है, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं वो उस चीज़ का अटेंशन नहीं कर पा रहा है अच्छा से। ठीक है, कोई चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा है, कोई टॉपिक के ऊपर अगर चाहता भी है वो बच्चा कि इस टॉपिक को मैं समझूं, जैसे कोई बच्चे यहाँ पे समझने का कोशिश कर रहे होंगे इसको, बट 10 मिनट बाद उसका अटेंशन यहाँ से चला जाएगा, वो गेम पे चला जाएगा, इंस्टाग्राम में चला जाएगा, फेसबुक में चला जाएगा या गेम में कुछ अलग चीज़ में चला जाएगा। ठीक है, तो ये अटेंशन को जो वो फ्लिप कर रहा है, उन सारे बच्चे को ये बहुत ज़्यादा होता है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सबसे हुआ, ये बॉयज़ में ज़्यादा होते हैं, बॉयज़ सब ज़्यादा नटखट भी होते हैं, लेकिन इसको क्योर किया जा सकता है। आप मेडिटेशन करिए, कोई चीज़ में अपना कि ध्यान करके रखिए कि मुझको पढ़ना ही है, तो आपको ये चीज़ ठीक हो जाएगा। ये पहला हो गया। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना होगा ADHD। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा ADHD का बारे में लिखिए, आपको इतना लिख के नहीं देगा, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसको अच्छे से करके रखिएगा। अब इसके कॉज क्या है, कारण क्या है, बहुत समय ये जेनेटिक और हेरिडिटी के कारण आ जाता है, यानी कि पापा मम्मी को होता है या दादा दादी को होता है, तो ये डायरेक्ट जेनेटिकली हमको आ जाता है कि कोई चीज़ में हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पढ़ाई लिखाई में भी हमारा दिमाग उतना अच्छा नहीं रहता है, ये हेरिडिटी होता है, बट इसका चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। बहुत समय ब्रेन इंजरी के कारण, बाइक चला रहा है कोई एकदम ऐसे करके एकदम नागिन जैसा, लेकिन गिर गया, उसके ब्रेन में चोट लग गया और उसको ये बीमारी हो गया, ये डिसऑर्डर हो गया, उसको ब्रेन में कुछ तार उसका खिसक गया। ठीक है ना। उसका इन्वायरमेंटल कॉजेज भी होते हैं, अगर आसपास के माहौल ऐसा है जो सारे बच्चे बदमाश टाइप के हैं, घूम फिर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो आपको भी ऊपर ये चीज़ आस्ते आस्ते डोमिनेट करने लग जाएगा। तो इस चीज़ से मैं इसलिए बोलता हूँ आपको बचना है, कंसंट्रेट करिए, पढ़ाई लिखाई, बुक से दोस्ती करिए, जीवन में बहुत आगे जाइएगा। ठीक है ना। फिर लोअर बर्थ वेट डाइट, ऐसा है आपके जन्म के समय आपका वजन बहुत कम था, यानी कि आपको मेल न्यूट्रिशन हो सका था, यानी कि आपको खाना अच्छा नहीं मिला था जब आप पेट में थे, डाइट आपका अच्छा नहीं है, खाना पीना अच्छा नहीं है, तो भी इस तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट कोई भी मतलब पक्का रीज़न नहीं है कि इसके कारण ही होता है, या ना ही डॉक्टर आपको बता सकता है कि ADHD आपको इसी कारण से हुआ है, बहुत सारे फैक्टर्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो आप जस्ट चाहिए कि अच्छे तरीके से रहें, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करिए, तो ही ये सारी चीज़ को क्योर किया जा सकता है। पहला बीमारी को हमने देख लिया। अब दूसरा है SPD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देखिएगा, 4 डिसऑर्डर में से एक ना एक आ जाएगा, या डिसेबिलिटीज, इन दोनों में से पक्का आपको पेपर देखने को मिलेगा क्वेश्चन। अगर आप इसको अभी ध्यान से नहीं देख रहे हैं, आप मेरे बारे में याद करिएगा वहां पे। ठीक है, मैं हर इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको बता दूंगा एग्जाम से पहले, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, और टेलीग्राम चैनल में मैं इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरा है सेंसर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब सेंसर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें आपका जो क्या होता है, जो सेंसर होता है वो अच्छा चीज़ से मतलब रिसीव नहीं कर पाता चीज़ों को। अगर सोचिए आपको कोई बुला रहा है, आपका नाम सोचिए रमेश है, रमेश सुनो जी, लेकिन आपने इस बात को सुन ही नहीं पाया, ना ही उसके क्वेश्चन का आपने रिप्लाई किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे, उन सारे बच्चों को सेंसर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, जो किसी की बातों को सुन के उसको प्रोसेसिंग ही नहीं कर पाते हैं कि वो बुला रहा है, वो खाने के लिए बुला रहा है, सर बुला रहे हैं, पढ़ने के लिए दिए हैं, लिखने के लिए दिए हैं, उन चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता है, उनका ब्रेन इस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाता है, ना ही उस पर रिस्पॉन्स कर पाता है, ना ही उस चीज़ का इंफॉर्मेशन दे पाता है। तो इस तरीके की बीमारी को बोलते हैं सेंसर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसका सेंसर जो होता है वही अच्छे से प्रोसेस नहीं करता ब्रेन का। तो SPD अच्छा से याद रखिएगा। हर तरीके की बीमारी होने का कारण जेनेटिक तो फैक्टर रहेगा, इसमें भी सेम है,
जेनेटिक फैक्टर होता है, न्यूरोलॉजिकल इशू रहता है, उसके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं जो अच्छे से काम नहीं कर पाते, इस वजह से कोई भी चीज़ को वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। कभी कभी एलर्जी इशू भी रहता है, किसी के बॉडी में एलर्जी ज़्यादा होने से ये डिसऑर्डर अपने आप बढ़ जाते हैं। आपको लगता होगा कि आपको एलर्जी नहीं है, एकदम हट्टा कट्टा अच्छा आदमी होंगे, ना ही आपको कुछ ऐसा खुजली उजली हो रहा होगा, तो नहीं है। बट कभी कभी अच्छे आदमी को भी एलर्जी रहता है, जब वो अपने ब्लड का टेस्ट करते हैं तो एलर्जी निकल जाता है उस पर, तो उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम अलग अलग होते हैं। इन्वायरमेंटल टॉक्सिक्स के कारण भी होते हैं, यानी कि आप कुछ ऐसे तरीके की कुछ पॉइजनस चीज़ों में आ गए हैं, न्यूक्लियर सोचिए पॉइजनस में, या इन्वायरमेंटल कुछ ऐसा गैस निकला जिसके आप चपेट में या लपेट में आ गए, तो उससे भी आपको ये सारी चीज़ हो सकते हैं। एबनॉर्मल डेवलपमेंट, आपका डेवलपमेंट ही अच्छा से नहीं हुआ, आपका विकसित अच्छा से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है ये सब चीज़ अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो भी ये बीमारी हो सकता है। कौन सा? एसपीडी। एसपीडी का फुल फॉर्म सेंसर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। अब जो तीसरा देखते हैं, चार्ट तो ये ज़्यादा नहीं है, आराम से देख लीजिए। तो जो हमारा थर्ड नंबर है, मैं भी क्या लिख रहा हूँ, बुढ़ा गया हूँ, 4 नंबर लिख रहा हूँ थर्ड को, ठीक है। एएसडी, एएसडी का मतलब क्या होता है? ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से हमको समझना है। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बिहेवियर प्रॉब्लम होते हैं। बिहेवियर प्रॉब्लम यानी कि इसमें आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे को देखते होंगे, बहुत सारे आदमी को देखते होंगे, कम्युनिकेशन स्किल खराब होगा। जब उनसे कोई आदमी कुछ पूछता है तो एक तो उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, और दूसरा है कि वो मैंने अचंभा हो जाता है, अरे क्या आंसर दूँ, हकबक हकबक करने लगता है, आंख का पलक को झपकाता है, अपने हाथ को हिलाता है, अपने मुंह को इधर उधर करता है, पलक को झपकाता है। इस तरीके के जब कोई रिएक्शन करते हैं तो उसको ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। जब क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल किसी का खराब है, क्या कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छे से याद रखना है, COMMUNICATION। कम्युनिकेशन किसी का स्किल अगर खराब है तो इसको ये बीमारी होगा, ध्यान के अंदर रखना है, ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इतने आराम से आपको मतलब समझा रहा हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और बोर्ड में जाके एकदम फोड़ के आइएगा आप सभी, ठीक है ना। तो एएसडी का मतलब आपको समझ में आ गया। अब कॉजेज ऑफ एएसडी देखते हैं क्या कारण है, इसमें भी जेनेटिक फैक्टर है। तो एक अगर आपने जेनेटिक फैक्टर याद किया है और उधर ऊपर वाला कोई अगर याद है तो उससे आपका काम बन जाएगा। एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये तीनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया। इन तीनों को आप अगर लिख देते हैं और भी ऊपर से 1-2 लेके आइएगा तो भी हो जाएगा। मेल न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है, ये सब चीज़ आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिम्टम्स में, कॉजेस में कुछ भी चीज़ को लिख दीजिए, चलेगा, ठीक है ना। तो ये सब हो गया आपका तीसरा वाला ASD। और चौथा वाला जो है बहुत ही मजेदार बीमारी है, ये है ODD। क्या है? ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। इसमें क्या करता है, बच्चे अपने आप को डिफाइन करने का काम करते हैं, डिफाइन या डिफेंड करने का काम करते हैं। अब डिफेंड कैसे करते हैं? बहुत से बच्चों को देखिएगा, कभी अगर कोई टीचर कुछ उसको बोलता है वो टीचर के ऊपर भड़क जाता है, कभी मम्मी पापा उसको कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर भी वो गुस्सा हो जाता है। या बहुत सारे ऐसे होते हैं, कुछ भी मैटर पे, छोटे छोटे मैटर पे वो क्या होता है, अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसको लगता है कि एवरी टाइम he is right और she is right। This type of problems occurs in ODD, oppositional defined disorder में होता है। अब इसके कारण क्या होते हैं? इसके भी कारण है, सेम जेनेटिक कारण है। सारे जो बीमारी बोल रहा हूँ ना, आप अपने क्लास में ही देख पाते होंगे ये सारे बीमारी को, और उनसे आप रिलेट कर लीजिए और नाम को याद कर लीजिए। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, फिजिकल जो कभी कभी प्रॉब्लम होता है उसके कारण भी ये ऐसा उसके साथ लाइफ में कुछ ऐसा बीता होगा, उसका पास्ट ऐसा होगा जिसके कारण वो अपने आप को हमेशा डिफाइंड करना चाहता है, ये भी हो सकता है। और चौथा हमारा जो पांचवा है एंड द अंतिम हमारा बीमारी आता है, डिसऑर्डर आता है। ये क्या है? डिसऑर्डर है, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाता है? OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होते हैं, ये एक ऐसा एक बीमारी है जिसमें देखिएगा आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो अपने हाथ को खाने से पहले धो लेते हैं, बट वो तब भी कंफ्यूज रहते हैं कि उनका हाथ धोना हुआ है या नहीं, वो फिर से जाके धोते हैं। इस तरीके की चीज़ उनके साथ होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि लाइट का स्विच को देंगे ऑफ करेंगे, देंगे ऑफ करेंगे, देंगे ऑफ करेंगे, इस तरीके का उनको बीमारी रहता है। बहुत लोग का बीमारी रहता है कि आपको अगर कोई टच कर रहा है तो 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे 4 बार 5 बार टच करेगा। कुछ लोग का बीमारी रहता है अगर किसी भगवान को प्रणाम करे तो वो 5 बार प्रणाम करेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, इस तरीके की बीमारी। कोई लोग लॉक करता है ताला को, उसको वो 5 बार देखेगा लॉक हुआ है कि नहीं। इस तरीके के आदमी के अंदर जो बीमारी रहती है उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन आपको देखने को मिलता होगा, और इसके लिए कोई एज फैक्टर नहीं है, ये बच्चों को भी होता है और बड़ों को भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसका कॉजेज क्या है? कभी कभी इसमें फैमिलियर्स डिसऑर्डर ये है, नॉर्मली हो जाता है, आप लोगों को देखते देखते भी होता है कभी कभी, ठीक है। और ऐसे भी आप आस्ते आस्ते बढ़ जाता है ये बीमारी आपके अंदर। बिहेवियर कॉजेज यानी कि आप एक बार स्विच ऑफ किए, ऑन किए, स्विच ऑफ, ये आस्ते आस्ते आप में होता है। ये जरूरी नहीं कि आपके न्यूरॉन प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, ये आप अपने आप में इसको खुद को डेवलप करते हैं, ठीक है।
कॉग्निटिव होता है, ब्रेन के कारण भी कभी कभी होता है इसमें कॉग्निटिव, आपका जेनेटिकली ही ये होगा जो आप में ट्रांसफर होके आ गया होगा पापा मम्मी से। इन्वायरमेंटल कॉजेज भी बहुत सारे होते हैं जिसके कारण ओसीडी होता है, यानी कि जो भी आपने ऊपर लिखा है कॉजेज को, उसको ही आप घुमा फिरा के लिखिए, काम आपका बन जाएगा। तो ये 5 तरीके के आपको मैंने डिसऑर्डर के बारे में बोल दिया और ये चैप्टर 90% कवर हो गया है। इसमें थोड़ा सा एटीक्यूटी के बारे में है जो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, जिनको देखना है वहाँ से देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो छोटी सी रिक्वेस्ट अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। So please, whatever.